हेलो साथी। आज बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और जितना कहिए कि पेचीदा उतना ही पेचीदा है, लेकिन समझेंगे हम लोग बहुत आसानी से। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एक बार समझ लेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चंस बनेगा आसानी से आप उसे डील कर पाएंगे। तो आज जो टॉपिक है साथी सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे होगा। ठीक है, चलिए। इससे पहले कि हम लोगों ने कोशिका कोशिका अंग कंप्लीट रूप से पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंगल मेम्ब्रेनस कौन कौन था बताइए। कोशिका अंग में सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन थे? बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोजोम्स और वैक्यूल्स। जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं था कौन कौन था? जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं था वो कौन कौन था? मेम्ब्रेनलेस, सेंट्रोजोम और राइबोसोम। गुड। जिसमें डबल मेम्ब्रेनस था कौन कौन था? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। राइट। उसी में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस में ही क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। ठीक, अब जो कोशिका विभाजन होगा इसमें कहानी न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं साथी। सबसे पहले आखिर कोशिका विभाजन जो है क्यों हुआ? कोशिका विभाजन जैसे सेल साइकिल क्या होता है एक तरफ से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति, मतलब सामने मुझे जो देख रहे हैं या आप अपने आप को देखिए, क्या इतना ही बड़ा शुरू से रहे? नहीं रहे। आप जन्म लिए, जन्म से धीरे धीरे आप बड़े हुए, बड़े होकर के आप मैच्योर आए, मैच्योर होकर के जवान होंगे, जवान होने के बाद आपकी शादी ब्याह होगी, शादी ब्याह के बाद आप ओल्ड एज की तरफ जाएंगे और ओल्ड एज के बाद आप भगवान के प्यारे हो जाएंगे। तो ये साइकिल यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक लाइफ साइकिल होता है। तो ठीक उसी तरह से सेल का भी एक साइकिल होता है। सेल इमैच्योर होता है, फिर उसके बाद मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद ब्रेक होता है, फिर ब्रेक होने के बाद फिर वहां से क्या होता है? संतान का डेवलपमेंट होता है। तो वही चीज है सेल साइकिल। तो आपसे पूछा जाएगा साथी कि आखिर सेल साइकिल जो है कोशिका चक्र का आधार क्या है? तो कोशिका चक्र का जो आधार है कोशिका विभाजन है। क्या है? कोशिका विभाजन है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। साथ ही कुछ नहीं है कोशिका विभाजन जो है, आप समझ रहे हैं कि सेल डिवीजन सबसे पहले 1855 में रडल वर्च्यू ने कह चुका था कि पुराने कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होगा। इसका मतलब है कि कोशिका विभाजन का कंसेप्ट आ चुका है। तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन का टर्म किसने दिया है, तो आप माइंड में रखिएगा रडल वर्च्यू ने दिया है। किसने दिया है? रडल वर्च्यू ने दिया है। इसने क्या, मान ले सपोज करके देते हैं कि हम लोग एक कोशिका बनाए, ये हमारा अंदर में साइटोप्लाज्म है, ये हमारा केंद्रक है। कुछ समय के बाद ये क्या हुआ? मैच्योर हुआ और थोड़ा सा बड़ा हुआ। केंद्रक, ये केंद्रक है, केंद्रक बड़ा हुआ, साइटोप्लाज्म भी बड़ा हुआ। अगर बात करिएगा साइटोप्लाज्म और केंद्रक के रिस्पेक्ट में, तो केंद्रक का जो साइज हुआ है, वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज किया है, यहां से यहां तक इंक्रीज। और साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का भी साइज क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो आप कह सकते हो, क्या कहोगे कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है। किसका? न्यूक्लियस की वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट हुआ है और साइटोप्लाज्म का भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है। बी ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप कहेंगे कि आखिर कोशिका विभाजन है क्या? तो कोशिका विभाजन नथिंग, जो वॉल्यूम यानी न्यूक्लियस के वॉल्यूम यानी न्यूक्लियस के साइज और साइटोप्लाज्म के साइज के जो इंक्रीमेंट हुआ है, इसका जो रेशियो आता है वही कहलाता है कोशिका विभाजन। बस इतना सा माइंड में रखिए कि कोशिका विभाजन कुछ नहीं है। क्या है? न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम का जो रेशियो आता है, यही कहलाता है हमारा कोशिका विभाजन। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, या वॉल्यूम रेशियो इंडेक्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यही कहलाता है हमारा क्या? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन आपने यहां टर्म देखा, किसका किसका साइज बढ़ा? एक तो साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ा और दूसरा न्यूक्लियस का साइज बढ़ा। इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म भी जो है विभाजित होगा और न्यूक्लियस भी विभाजित होगा। तो साइटोप्लाज्म जो विभाजित होता है उसको हम लोग कहते हैं
साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। एक टर्म कहलाएगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। सिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, साइटो, कोशिका द्रव्य का ब्रेकडाउन साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। तो दो टर्म हमारा पास आएगा यहां पे, क्यों? एक बार साइटोप्लाज्म का विभाजन हो रहा है और एक बार न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो दूसरा टर्म लिख लेंगे आप। केंद्रक का विभाजन जो होगा, केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन वो कहलाएगा हमारा कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? कैरियोकाइनेसिस। अब आपसे पूछा जाएगा क्या कि कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस का टर्म किसने दिया? तो याद रखिए, कोशिका विभाजन जो है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस, ये टर्म दिया, साइटोकाइनेसिस टर्म दिया, कौन दिया? मुरे, नाम है साइंटिस्ट का मुरे, मुरे। अब वहीं से पूछा जाएगा कि कोशिका द्रव्य का विभाजन का टर्म किसने दिया है? तो आपने आंसर कर दिया क्या? मुरे ने। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर विभाजन यानी न्यूक्लियस का विभाजन, ये टर्म किसने दिया है? तो याद रखिए स्केफनर। क्या नाम है? एस्फेडनर, एस्फेडनर, एस्फेडनर नाम है। क्या नाम है? एस्फेडनर। ये याद रखिए, जो कैरियोकाइनेसिस का टर्म दिया। तो एक ओवरव्यू था, एक कोशिका विभाजन और कोशिका विखंडन, कोशिका चक्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम लोगों ने यहां से चलना शुरू किया और यहां पर के खत्म कर दिया, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, जहां से चले वहीं आ गए, यही कहलाता है हमारा क्या? साइकिल कहलाता है। तो इसका मतलब सेल साइकिल, सेल जहां से चला वहीं पर आ जाए, मतलब क्या हुआ? जहां से चला वहीं पे आ जाए, मतलब सोच के देखिए, जैसे मान ले कि आप मैच्योर हुए, आप पेरेंट्स बनेंगे, आपके ऑफस्प्रिंग आएंगे, तो आपका सेल किस में गया? आपके बच्चों में गया। फिर आपके बच्चे मैच्योर होंगे, अब उसके जो बेबी आएंगे तो उसका सेल उसमें जाएगा, मतलब ये क्या होगा? ये परंपरा, ये जो है परंपरा, ये परंपरा क्या हो रहा? चलता रहेगा। परंपरा और परंपरा बोला गया मतलब ट्रेडिशन, ये लगातार चलता रहेगा। परंपरा क्या रहेगी? चलता रहेगा। इसी को कहा जाता है कोशिका चक्र, सेल साइकिल। तो अब हम लोग बात करेंगे किस पे? सेल साइकिल पे। आइए जानते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो इसमें जो टर्म है इसको थोड़ा सा मायने में रखना है। दो टर्म मायने में रखना है। एक होता है, आइए पहले हम लोग समझते हैं सेल साइकिल। यहां पे रखिए सेल साइकिल को, और इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आसानी होगी। सबसे पहले लिखिए सेल साइकिल। इसके दो फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? दो फेज। एक फेज को बोला जाता है इंटरफेज। क्या कहा जाता है? इंटरफेज, विराम अवस्था। और एक को कहा जाता है एम फेज। एम फेज, एम फेज क्या होता है? एम फेज होता है माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो सकते हैं। अब आई गई टर्म की माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस उसको कहा जाता है जिसमें केंद्रक का विभाजन होगा, और मियोसिस उसको कहा जाएगा जिसमें क्रोमोसोम का विभाजन होगा। यानी क्रोमोसोम विभाजन नहीं, हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। बाकी हम बात करेंगे। एम फेज में दो फेज आ जाएगा आपका, माइटोसिस फेज, और एक हो जाएगा मियोसिस फेज। आपसे पूछा जाएगा कि माइटोसिस का टर्म किसने दिया? तो माइटोसिस लिखिएगा आप, फ्लेमिंग ने दिया, फ्लेमिंग। और मियोसिस फार्मर एंड मुरे, फार्मर एंड मुरे, ये वैज्ञानिक का नाम लिखिए। आपसे पूछा जाएगा साथ ही कि सबसे पहले साइटो यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है या न्यूक्लियस विभाजन होता है? तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, चलिए इंटरफेज जो है हमारे पास, इंटरफेज इसको कहते हैं हम लोग तैयारी वाला फेज। क्या कहलाता है? ये तैयारी वाला फेज कहलाता है, तैयारी। इसके तीन फेज होते हैं। एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, एक होता है G2 फेज। सारे को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे को चर्चा करेंगे, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। एम फेज में जो है, एम फेज में बट करके आ जाएगा दो भागों में, यानी एक होगा हमारा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और एक होगा हमारा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन,
केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका दर विभाजन, कोशिका दर विभाजन। आपसे दो क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा या कोशिका का विभाजन होगा। तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका नहीं कहिए, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि जीवन फेज में क्या होता है। यहां पे आपका दिया हुआ जीवन फेज, जीवन फेज अगर आपका थोड़ा मैथमेटिकली अगर कंसेप्ट क्लियर है तो जीवन फेज जो होता है ना वो बड़ा फेज होता है। क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम देखिए, इसमें दिया हुआ कुछ, ये हमारा जो है जीवन फेज, ये बड़ा फेज है। तो आप जीवन के बारे में क्या लिखेंगे, जीवन के बारे में क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां तैयारी होना है। तैयारी किस किस चीज के लिए तैयारी होगी, तो अब मुझे विभाजन करना है, हर चीज का डुप्लीकेट बनाना है। तो अब यहीं पे समझिए एक सेल साइकिल है। क्या है ये, सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब ही होता है कि कोशिका अपनी जो है पुरानी पहचान को खो देना और हर एक चीज का डुप्लीकेट बना लेना। यानी आपसे कोई पूछे शुद्ध रूप से कि सेल साइकिल का परिभाषा क्या है, तो आप बताइएगा कि सेल साइकिल की परिभाषा वो है जिसमें कोशिका पुरानी पहचान को खोता है और नए से हर चीज को डुप्लीकेट बना लेता है। यही कहलाता हमारा सेल साइकिल। क्या कहलाता है, सेल साइकिल। आखिर विभाजन में क्या क्या विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का विभाजन और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का विभाजन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या कैरियोकाइनेसिस का जो ग्रोथ होता है क्या लगातार होता है, तो नहीं साथी, कैरियोकाइनेसिस का ग्रोथ जो होता है लगातार नहीं होता है, जबकि साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव्य का ग्रोथ लगातार होता है। ये क्वेश्चन यहां भी बन गया, इसका ग्रोथ लगातार होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे माइंड लग सकता है, क्योंकि परिभाषा हमको सेल साइकिल का बताना था, इसलिए सोचे कि मैं यहां पे बता दूं आपको। यानी सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल वो है जो कोशिका अपनी पुरानी पहचान खोएगा और नई पहचान को लेकर के आएगा, उसी को कहा जाता है कोशिका चक्र कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। जिसका पहला फेज होता है यानी G1 S और G2 फेज मिला करके इसको कहा जाता है तैयारी वाला फेज, इंटरफेज कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। तो आप कहेंगे कि इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि G1 फेज का नाम क्या है, तो कहिएगा कि ये ग्रोथ का पहला फेज है। क्या है, पहला फेज, यानी विकास का पहला फेज है। विकास, यहां विकास करेगा, विकास का पहला स्टेज है, का पहला स्टेज। दूसरा बात क्या लिखिएगा कि यहां पे सेल साइकिल में एक्चुअली हो क्या रहा है, हर चीज अपना डुप्लीकेट बनाने जा रहा है। तो यानी डुप्लीकेट बनने की तैयारी होगी, यहां डुप्लीकेट बनने की तैयारी होगी। किसकी किसकी, तो डीएनए पॉलीमरेज की तैयारी हो जाएगी, तैयारी होगी, बनेगा नहीं, तैयारी होगा। जीवन में कोई चीज बनेगा नहीं, बनने की सुरसार होगी, तैयारी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बनना है, यानी इसको आगे जाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मान लो कि कहीं जाना होता है, आपको ट्रेवलिंग करना होता है, तो आप क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं हर चीज, और उस सफर में जाने के लिए आप कुछ खाने का भी सामान पैक करते हैं। तो खाने किस लिए, कि एनर्जी मिलता रहे। इसका मतलब एनर्जी बनाने के लिए भी इसमें जरूरी चाहिए। तो इसमें जो है एटीपी क्या करेगा, एटीपी भी का प्रोसेस होगा, पॉलीमरेज होगा, बनेगा। ठीक है, अब डीएनए जब पॉलीमरेज होगा तो डीएनए में एक प्रोटीन आप जानते हैं कि पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन के भी यहां कहानी होगी, हिस्टोन प्रोटीन का भी तैयारी होगी। उसके बाद जब हिस्टोन प्रोटीन आ गया, प्रोटीन है, तो एमिनो एसिड की भी तैयारी होगी, एमिनो एसिड की भी तैयारी होगी। और अंत में इसके बारे में जीवन फेज के बारे में लिखिए कि यह सबसे बड़ा फेज है, सबसे बड़ा फेज है, सबसे बड़ा फेज है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, यानी ग्रोथ 1 कह लीजिए। या अब देखिए S4 होता है सिंथेसिस। जिस तरह से G का वैल्यू हुआ यानी G4, G स्टैंड फॉर ग्रोथ, उसी तरह से S4 हुआ सिंथेसिस। तो कभी कभी आपसे इसका नाम भी पूछ देगा कि जीवन फेज क्या होता है, जीवन फेज क्या होता है, बताइए। तो जीवन फेज कहा जाता है ग्रोथ 1 फेज, जिसमें क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा, एटीपी पॉलीमरेज होगा, हिस्टोन प्रोटीन का सुरसार होगा, एमिनो एसिड का सुरसार होगा। यह सबसे बड़ा फेज होता है। यहां तक क्लियर हुआ। और सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ होता है तो जीवन में ही होता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ लिख सकते हैं। विकास का पहला कदम है और सबसे ज्यादा ग्रोथ यही होता है। सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर पूछा जाए तो जीवन में ही होता है। ठीक है, चलिए नाम पूछेगा कि जीवन का क्या क्या नाम है, तो आप लिख सकते हैं जीवन का नाम, क्या क्या नाम से पुकारा जा सकता है, का नाम।
पहला तो कहेंगे ग्रोथ फेज वन, ग्रोथ फेज वन। दूसरा नाम क्या होगा, देखिए ये एस से पहले है या एस के बाद है, बोलिए एस के पहले या, तो आप क्या लिखेंगे, प्री एस फेज, एस से पहले का है। देखिए ये हमारा G1 फेज है, ये एस फेज है, ये हमारा G2 फेज है, ये पूरे को कहते हैं हम एम फेज। क्या कहते हैं, एम फेज। तो बताइए G1 जो है एम के बाद आ रहा है कि पहले आ रहा है, एम के बाद आएगा, तो आप कह सकते हैं पोस्ट एम फेज, यानी G1 का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पोस्ट एम फेज। एम फेज के बाद आया तो इस नाम से पुकारा जा सकता है। बस एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर वारे नहीं आ रहे हो जाएगा। ठीक है साथी, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर एस फेज में क्या होता है। एस फेज में तो यहां जिस चीज का तैयारी हुआ है वो सब यहां बनेगा, सब यहां बनेगा। ठीक है, यहां तैयारी किसका किसका हुआ, डीएनए पॉलीमरेज का, तो यहां डीएनए डबल होगा, डीएनए डबल। आपसे पूछा जाएगा कि सेल साइकिल में डीएनए डबल कहां हुआ, एस फेज में। एस मतलब ही होता है सिंथेसिस, यहां बन गया। ठीक है, डीएनए डबल। चलिए एटीपी कहां कंप्लीट, यहां। हिस्टोन कहां कंप्लीट, यहां एस फेज में। ठीक है, चलिए और क्या पूछेगा आपसे, यही पूछेगा कि सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, तो सेंट्रोजोम भी यहां बनकर के तैयार होगा। तो आप लिखेंगे सेंट्रोजोम जो है कहां पाया जाता था, साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में। यस, तो सेंट्रोजोम भी क्या हो जाएगा, डबल होगा, सब चीज डबल होगा। सेंट्रोजोम डबल कहां, साइटोप्लाज्म में, कोशिका दर में। ये सारे के सारे आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट्स है, लेकिन सेंट्रोजोम आपका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट्स है। तो ये आप रखिए। ठीक है, यहीं पे जब डीएनए कंप्लीट हो गया तो डीएनए में धागा लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते थे। तो यानी क्रोमैटिन भी है क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, क्रोमैटिन भी डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेशन। चलो यहां तक क्लियर हुआ। आइए G2 फेज की बात करेंगे, G2 फेज की बात करेंगे। ग्रोथ 2 में आते हैं। तो G2 में क्या होता है, तो याद रखिए कि इसमें सबसे कम प्रोटीन होता है, सबसे कम प्रोटीन। और यहां पे जो है कौन सा प्रोटीन बनता है, तो ये याद रखिए G2 प्रोटीन जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां बनता है। क्या बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां बनता है। और सबसे कम प्रोटीन यहां पाया जाता है, मिनिमम प्रोटीन आरएनए, सबसे कम। ठीक है, दो मुख्य बातें याद रखिएगा कि G2 फेज में ही प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बातें याद रखिए, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया G2 फेज में ही बनता है। उसके बाद आ जाता है आपका एम फेज। एम फेज, एम फेज में देखिए यहां से लेके यहां तक ये पार्ट कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। और ये आपका पार्ट साइटोकाइनेसिस है। तो यानी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। एक बार फिर से रिवीजन, सेल साइकिल क्या है, तो सेल साइकिल क्या है, पुरानी पहचान, कोशिका अपना पुराना पहचान खोएगा और सब चीज नया से बनाएगा। इसमें जो पहला फेज आता है G1 फेज आता है। G1 फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, उसके बाद डीएनए बनने की तैयारी होगी, एटीपी बनने की तैयारी होगी, और हिस्टोन प्रोटीन की तैयारी होगी, एमिनो एसिड्स की तैयारी होगी। G1 का नाम है ग्रोथ फेज 1 या प्री एस फेज या पोस्ट एम फेज, एम फेज के बाद और एस फेज के पहले। ठीक है, चलिए यहां पे सारे चीज का एक तैयारी हो रहा था डुप्लीकेशन होने के। उसके बाद आता है हम लोग सिंथेसिस एस फेज में। एस फेज में क्या होता था, डीएनए डुप्लीकेट करता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, क्रोमैटिन का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रोजोम डबल होता है। ठीक है, सेंट्रोजोम डबल होता है, डीएनए भी डबल होता है। तो यानी डीएनए डबल होगा, डीएनए डबल होगा। ठीक है, किसमें, एस फेज में डीएनए डबल, क्रोमैटिन डबल। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन बनकर के तैयार, हिस्टोन प्रोटीन भी डबल हो जाएगा। जब डीएनए डबल होगा तो यहां अगर एक है तो यहां कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, हर चीज डबल हो जाएगा। तो डबल किस में, एस फेज में। उसके बाद आ गया हमारा किस में, G2 फेज में। G2 फेज क्या होता है, तो G2 फेज में जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। दूसरा बात याद रखना है कि इसमें कम से कम आरएनए होता है और प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया
यही बनता है। तो साथी जितना पढ़े हैं इसको थोड़ा एक फ्लो चार्ट में हम लोग लेके आते हैं। यानी आपने पढ़ा G1 फेज, G1 फेज क्या पढ़ा? G1 फेज, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार लिखते हैं। एनसीईआरटी के लाइन में कहता है क्या, लीजिए आया आपका G1 फेज। तो G1 फेज में डीएनए क्या था? डीएनए 2C, ठीक है, डीएनए 2C। यानी एनसीईआरटी में डीएनए को रिप्रेजेंट किया है C के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? C के रेस्पेक्ट में। चलिए, और क्रोमोजोम को जो है क्रोमोजोम 2N, इसको लिया है 4। क्या लिया है? 4 लिया। तो G1 के बाद क्या आया? S फेज। S फेज में डीएनए क्या हुआ है? डबल। तो 2C का डबल कितना हो जाएगा? 4C। बहुत अच्छा, 4C। क्रोमोजोम रिमेन सेम, क्रोमोजोम रिमेन सेम, तो यानी क्रोमोजोम कितना है? 2N बराबर 4। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया। पूछा जाएगा कि एस फेज में डीएनए डबल तो हुआ, क्या क्रोमोजोम भी डबल हुआ? तो नहीं, क्रोमोजोम रिमेन सेम है बट डीएनए क्या हुआ है? डबल हुआ है, ठीक। G1 फेज के बाद क्या है? एस फेज। एस फेज के बाद G2 फेज। G2 फेज में क्या हो रहा था? क्या डीएनए डबल जा रहा था? नहीं, डीएनए जितना एस फेज में था उतना ही क्या हुआ है G2 में। यहां प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया डबल हुए हैं, राइट। चलिए, तो आप डीएनए का भी संख्या कितना लिखेंगे? 4C। और क्रोमोजोम बोलिए, डिप्लॉयड क्रोमोजोम में आपका कितना है? 4 है। G2 के बाद क्या आएगा? M फेज। G2 के बाद M फेज आएगा। M फेज में भी आपका क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया 4C ही है। उसके बाद क्या आएगा? क्रोमोजोम 4 ही है। तो अब देखिए एक यहां कंसेप्ट देखिए, फिर M फेज कंप्लीट हो गया आपका। ये पूरे के पूरे कहलाया आपका M फेज। समझिएगा गौर से, ये आपका है G2, ये आपका है S, ये आपका है G1। तो देखिए G1 S G2, ये पूरे कंप्लीट होने के बाद क्या शुरू हो जा रहा है? M। तो फिर जब M कंप्लीट हो गया तो फिर क्या शुरू होगा? G1। G1 उसके बाद क्या? S, उसके बाद G2, उसके बाद क्या? M। तो आप देखिए G1 S और G2 को मिलाकर के क्या बोले थे हम लोग? इंटरफेज। क्या बोले थे? इंटरफेज। यानी ये तैयारी वाला है, ये तीनों हमारा मिलकर के क्या बना था? इंटरफेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि M जो हुआ M फेज, प्रत्येक इंटरफेज के बाद एक M फेज आएगा। यानी ये इंटरफेज कंप्लीट हुआ तो क्या आया? M फेज हुआ। फिर इसके बाद क्या आएगा? G1 S G2, दो इंटरफेज के बीच में एक M फेज, दो इंटरफेज के बीच में एक M फेज। एक क्वेश्चन बन गया आपका। आपसे पूछा जाएगा कि M फेज का स्थान कहां है, तो आप बताइएगा प्रत्येक इंटरफेज के बीच में एक M फेज होता है। M फेज बोला तो मेटोसिस और मायोसिस कुछ भी हो सकता है, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? पेरेंट्स की तरह क्लोन होंगे, पेरेंट्स की तरह ऑफ स्प्रिंग होंगे, ठीक है ना, पेरेंट्स की ही तरह प्रोगेनी होगा। यानी ये इस तरह के कहलाता है माइटोसिस, जिसमें वेरिएशंस आएंगे। यानी वेरिएशन ही संसार का पहला नियम है। अगर आप में वेरिएशन नहीं आएगा तो विकास नहीं हो सकता है। तो वेरिएशन जरूरी है। जैसी वेरिएशन आ गया तो ये मियोसिस में चला जाएगा। वेरिएशन, नो वेरिएशन देखने को मिले तो ये माइटोसिस। सारे टर्म को हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग आता है, सबसे पहले क्या आता है? एम फेज। एम फेज में आप नाम बांट लेंगे। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले टर्म क्या आएगा? टेलोफेज तक, यानी प्रोफेज से लेकर के टेलोफेज तक ये कैरियोकाइनेसिस है। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले न्यूक्लियस का विभाजन होगा, उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आप कैरियोकाइनेसिस का एक टर्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलिए? पहले आता है प्रोफेज, PMTA। एक होता था PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। अब एक ऑल इंडिया कह देते हैं। AIPMT होता था ना, तो आई छोड़ देते हैं, आई हटा देते हैं। PMTA, प्री मेडिकल टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल इंडिया ना, ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया। चलो, P फॉर प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप कौन आएगा बोलिए? प्रोफेज। M फॉर मेटाफेज, T फॉर टेलोफेज और A फॉर एनाफेज। ये सब क्या है? ये सब कुछ नई बला का नाम नहीं है। आइए हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं प्रोफेज का। ये सारे क्लियर हो गए। G1 फेज क्लियर, G2 ये मैक्सिमम ग्रोथ G1 फेज में, मिनिमम ग्रोथ, सबसे कम ग्रोथ कहां? तो देखो
इंटरफेज बनाने में, किसी रिश्ते को बनाने में समय लगता है, तोड़ने में कोई समय नहीं लगता। यहां टूट रहा है तो यहां कम समय लगेंगे, यहां बन रहे थे यहां समय ज्यादा लगेगा। हर चीज को बनाने में समय लगती है, तोड़ने में समय नहीं लगती है। बिल्कुल उनसे पूछिए जिन्होंने परिवार बनाने के पीछे पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिया है, और उनसे पूछिए जिन्होंने परिवार को तोड़ने में एक चिंगारी, बस एक सगुआ छोरा एक आग से लगाई और परिवार बिखर गया। तो परिवार बनाने में समय लगता है, परिवार तोड़ने में बिल्कुल चुटकी मारो और परिवार टूट जाएगा। एग्जाम की मांग है कि हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर टर्म क्लियर होना चाहिए, हर स्टेप क्लियर होना चाहिए। तो प्रत्येक इंटरफेज में, यानी 2 इंटरफेज पे एक एम फेज आएगा, और एम फेज में ही हमारा 2 टर्म आएगा। कौन? कैरियोकाइनेसिस, केंद्र विभाजन, केंद्र का विभाजन, और दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। चलिए आइए हम लोग आते हैं। सबसे पहला हमारा एम फेज में, एम फेज लीजिए। एम फेज का 2 पार्ट्स आया, कौन कौन? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस क्या है? केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। और दूसरा क्या है? कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। चलिए इसमें आपका ये कोड याद रखिए। सबसे पहले क्या याद रखना है? एम फेज में सबसे पहले क्या होगा बोलिए? प्रोफेज। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है। प्रोफेज, PMTA, PMTA। प्रोफेज के बाद क्या आएगा? मेटाफेज। सब बताएंगे, ये सब अरेंजमेंट है। आखिर किसका अरेंजमेंट है? क्रोमोसोम का अरेंजमेंट से ही ये सब नाम आया है, गुणसूत्र का अरेंजमेंट से ये सब नाम आया है। गुणसूत्र कहां रखा हुआ है? टेल के बीच में, सेंटर के पास होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, जो बीच में आ जाएगा उसका नाम कुछ और होगा। सारे चीज क्लियर करेंगे। मेटाफेज के बाद PMT, टेलोफेज। टेलोफेज के बाद ऑल इंडिया एनाफेज, एनाफेज। आइए हम लोग सबसे पहले क्लियर करें प्रोफेज को। किसको? प्रोफेज को। तो आइए लेकर के हम लोग डायग्राम पे आते हैं। लीजिए सबसे पहले लिखिए प्रोफेज। क्या लिखिएगा? प्रोफेज। प्रोफेज आइए, प्रोफेज लीजिए। चलिए यहां पे देखिएगा कुछ दिख रहा होगा, यह है प्रोफेज। प्रोफेज में होता क्या है? आखिर प्रोफेज में होता क्या है? प्रोफेज स्टार्ट हो ही जाता है जैसे ही माइटोसिस स्टार्ट होता है, समसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा, प्रोफेज का पहला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लिखिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है। प्रोफेज में क्या होता है माइंड में रखना है। पहला पॉइंट, प्रोफेज में क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होकर क्रोमोसोम बनाता। पहला पॉइंट लिखिए, गाढ़ा होकर क्रोमोसोम बनाता, गुणसूत्र बनाता, गुणसूत्र बनाता है। पहला पॉइंट, क्रोमोसोम कंडेंस होकर के, गाढ़ा होकर के गुणसूत्र बनाता है। अब याद रखिए गुणसूत्र में जो है 2 पार्ट। गुणसूत्र जहां होगा, जहां रखा रहेगा, तो उसके स्पेशल स्थान को कहा जाता है क्या? सेंट्रोमियर। 2 बात याद रखिए, इसका जो स्पेशल स्थान होगा जहां होगा ही, इसको कहा जाएगा सेंट्रोमियर। क्या कहा जाएगा? सेंट्रोमियर। यानी गुणसूत्र जहां पे स्थित होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और गुणसूत्र में एक गोलाकार जो है दागनुमा होता है, दाग दाग टाइप का होता है, ठीक है ना, स्पॉटेड होता है, उसको कहा जाता है क्रोमोमियर। क्या कहा जाता है? क्रोमोमियर, क्रोमोमियर। याद रखिए गुणसूत्र पर जो दाग होता है उसको क्रोमोमियर कहते हैं, और गुणसूत्र जहां होते हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए। यानी प्रोफेज में पहला बात याद रखिए क्या होता है कि क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन, सारा चीज हम बता करके कि क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है।
जब तक कोशिका विभाजन नहीं हुआ है तब तक वो क्रोमैटिन है। जब कोशिका विभाजन हो गया तो वही क्रोमैटिन धागा के स्ट्रक्चर तोड़ करके अब बना लेगा क्या, क्रोमोसोम बना लेगा, गुणसूत्र बना लेगा। दूसरा बात याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें जो होगा आप देख रहे होंगे न्यूक्लियोलस ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या रहा, ये न्यूक्लियस के जो घेरने वाला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अब्सेंट हो जाता है। तो आप लिखेंगे केंद्रक झिल्ली क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नजर नहीं आते हैं, केंद्रक झिल्ली नजर नहीं आते हैं। तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, तो लिखेंगे ईआर भी नहीं होगा, गोल्गी बॉडीज भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा माइंड में रखेंगे आप। और न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, डिसअपियर होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, केंद्रिका भी क्या होगा, ऑब्सेंट होगा, नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है प्रोफेज का कमाल। किसका कमाल है, प्रोफेज का कमाल है। ठीक, चलिए यहां जो क्रोमोजोम पाया जा रहा है इसी को कहा जा रहा है सेंट्रोमियर। कोई दिक्कत, और ये जो अलग यानी ये जो धागा नुमा बना है अलग अलग, इसको कहा जाता है स्पेंडल। क्या कहा जाता है, स्पेंडल। तुर्के मतलब जो क्रोमोजोम को जोड़ करके रखेगा। अभी क्रोमोजोम अलग है और स्पाइंडल अलग है, बिल्कुल उन दोनों के बीच में संबंध नहीं है, तो वही कहलाता हमारा स्पिंडल फाइबर, वो अलग है। ठीक है, चलिए ये आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रोमोजोम। इसके बीच वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। यानी क्रोमोजोम के जो बाइंडिंग वाला स्थान है वो हमारा सेंट्रोमियर है। ठीक है, सेंट्रोमियर है। आइए अब यहां पे बात करेंगे हम, इसमें क्रोमेटिन क्या हो रहा है, क्रोमेटिन कलेक्ट होकर के क्रोमोसोम बना रहा है। दूसरा क्या कि इसमें केंद्रीय झिल्ली एब्सेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा, गोल्गी बॉडीज एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी दिखेगा नहीं, डिसअपियरेंस होंगे। क्या होंगे, डिसअपियरेंस दिखेगा नहीं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें क्या कि यहां पे धीरे धीरे क्या हो रहा, अटैचमेंट तो नहीं है लेकिन स्पाइंडल तुर्के का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, स्पाइंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्पाइंडल का फॉर्मेशन। स्पाइंडल मतलब तुर्के, तुर्की एक देश है, ये तुर्के, तुर्के का निर्माण होना शुरू हुआ, तुर्के का निर्माण। यानी प्रोफेज में तीन बात याद रखिएगा, क्या कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना, पहला पॉइंट। दूसरा कि इसमें केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होंगे जिसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नजर नहीं आएगा, केंद्रिका न्यूक्लियोलस भी नहीं आएगा, और दूसरा गोल्गी बॉडीज भी नजर नहीं आएंगे। और यहां पे स्पेंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, स्पेंडल मतलब तुर्के का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये बात थोड़ा सा रखना है माइंड में। इसके बाद आता है मेटाफेज। क्या आता है, मेटाफेज। ये सब बिल्कुल एक साथ अरेंजमेंट नहीं है, बिखरे यानी छितराए हुए हैं, बिखरे हुए पड़े हुए हैं, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है। अगर यही सिस्टमेटिक सेंटर पे अरेंजमेंट हो जाता तो इसको हम लोग मेटाफेज कहेंगे। तो ये बिखरे हुए एक जगह आ जाएगा, यानी मेटाफेज में क्या होगा, बच्चा समझदार हो जाएगा और वो एक जगह एक सेंटर पे लाइन कर जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, मेटाफेज। प्रोफेज समझ में आया, प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज याद रखना है कि प्रोफेज माइटोसिस डिवीजन होते ही प्रोफेज स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें होता क्या है, इसमें क्रोमैटिन जो है क्रोमोजोम का निर्माण करना शुरू कर देता है। दूसरा बात स्पेंडल यानी तुर्के का फॉर्मेशन जो क्रोमोजोम को अटैच करके रखेगा, एक दूसरे से बांध करके रखेगा, उसका भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये बिखरे हुए तभी है जब ये स्पेंडल से अटैच नहीं है, तुर्के से अटैच नहीं है। राइट, चलिए तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे कि इसमें न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियोलस केंद्रिका नजर नहीं आते हैं, यानी क्या डिसइंटीग्रेटेड होता है, नजर नहीं आता है। दूसरा क्या बताएंगे कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, गोल्गी बॉडी होता है लेकिन दिखता नहीं है, नहीं होना गलत हो जाएगा, होता लेकिन दिखता नहीं है। आइए हम लोग का नेक्स्ट आता है मेटाफेज। क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज क्या होगा, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं बिल्कुल केंद्र पे आ जाते हैं, सेंटर पे आ जाता है, प्लेट पे, यानी मेटाफेज के प्लेट पे आ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मेटाफेज। आइए मेटाफेज देख लीजिए कैसा होता है, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। आइए एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा यहां पे आ जाए प्रोफेज में, और बात याद रखना है, प्रोफेज में जो है, प्रोफेज में आपसे पूछा जाएगा डीएनए कितना था, डीएनए 2C, प्रोफेज डीएनए कितना, बोलिए 4C। यही गलती कर दी है ना, ये हम लोग अब सिंथेसिस के बाद जो है जा रहे हैं ना, तो आप एकदम चार्ट बना के यहां पर रखिए, G1 से S, S से G2, G2 से प्रोफेज,
ठीक है, तो जीवन में कितना था, बिल्कुल डीएनए कितना था 2C, और क्रोमोजोम क्रोमोजोम 4, यानी ठीक है, इसमें हमारा डीएनए डबल हो गया था, डीएनए कितना हो जाएगा 4C, क्रोमोजोम रिमेन सेम, क्रोमोजोम रिमेन सेम, ठीक है। चलिए G2 में डीएनए 4C, क्रोमोजोम रिमेन सेम, वही चीज हमारा प्रोफेज में आया, ठीक है, तो प्रोफेज में डीएनए कितना 4C और क्रोमोजोम रिमेन सेम, ठीक है। चलिए ये मुख्य बात कहीं नोट करके लिख लीजिए, इस फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए डबल हुआ है, क्रोमोजोम रिमेन सेम हुए हैं, ठीक है। और एम फेज क्या है, तो एम फेज जो मैंने आपको बताया कि एम फेज ही दो पार्ट्स में है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस, और सबसे ज्यादा जो वेरिएशन देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा जो बदमाशी करता है, जो जिस फेज में, वो एम फेज ही है। सबसे ज्यादा बदमाशी करने वाला कौन फेज है, एम फेज है। क्या है, कौन सा फेज, और सबसे छोटा फेज भी एम फेज ही है, ये टूट रहा है, टूटने में समय लगता नहीं है। सबसे बड़ा फेज जीवन फेज है, ठीक है। चलिए तो प्रो फेज में मुख्य पता याद रखना था कितना, डीएनए कितना है 4C, तो लिख लीजिए 4C, डीएनए 4C पूछ देता, और आरएनए सॉरी क्रोमोजोम रिमेन सेम यानी 4 ही है। ये मुख्य बातें याद रखिए। सी क्यों लिख रहे हैं, तो सी एनसीईआरटी का लाइन है, सी एनसीईआरटी का लाइन है, ये एनसीईआरटी बोल रखा है, डीएनए 4C से रिप्रेजेंट किया, राइट। चलिए आइए मेटाफेज देखिए, ये मेटाफेज आपका क्या लग रहा है आपको, कि देखिए इसको कहा जाता है, बोलिए इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर, जो क्रोमोजोम के बीचों बीच होता है, सेंट्रोमियर यानी क्रोमोजोम का जो स्थान होता है बीचों बीच वाला, उसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है। सारे के सारे देखिए आपका जो है बीच सेंटर पे अलाइन कर रहा है, ठीक है। मेटाफेज प्लेट यानी जब क्रोमोजोम बीचों बीच आ जाए, उसी को हम लोग मेटाफेज कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटाफेज कहेंगे, यानी मिडिल में, यानी आप कह सकते हैं कि गुणसूत्र कहां जाए, गुणसूत्र जो है मध्य में आ जाए, यानी बच्चा समझदार है, बीचों बीच आकर के खुद से लाइन लग गया है। जब क्लास स्कूल वगैरह में देखते होंगे, पीरियोडिक का जो टेबल होता है, यानी पीरियोडिक जब होता है, पीरियोडिक यानी पीटी कहते हैं, या प्रेयर का जो टाइमिंग होता है, तो उसमें जो है सारे बच्चे एक ही कतार में लगे रहते हैं, तो बस वही एम मेटाफेज है। क्या है, मेटाफेज है। इसमें गुणसूत्र क्या हो जाएगा, सभी एक जगह स्थान पे आ जाएगा, और ये देखिए सभी के सभी स्पैंडल से जुड़ जाएंगे। तो आप लिखेंगे अगला, यानी गुणसूत्र, सभी गुणसूत्र किससे जुड़े हुए हैं बताइए, स्पैंडल से, तुरके से जुड़ा हुआ गुणसूत्र, तुरके से बाइंड है, अलाइंड है, अटैचमेंट है, तुरके से क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी मेटाफेज में, प्रोफेज में तुरके के बीच में, यानी तुरके का फॉर्मेशन हुआ था, बट क्रोमोजोम को अटैच करके रखा नहीं था। मेटाफेज में क्रोमोजोम बिल्कुल गुणसूत्र बीचों बीच आ गया, और स्पैंडल उसे क्या करके रखा, जोड़ के रखा है। क्या करके रखा है, जोड़ के रखा है। तो ये पहला देखिए आप स्पेंडल फाइबर। अब देखिए ये हमारा है सेंटर के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में सेंट्रियोल्स। ये क्या है, सेंट्रोजोम के बीच में क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रियोल्स। यहां एक चीज बता रहा हूं मैं, ये सेंट्रियोल्स देखिए यहां पे कुछ जो है, ये एयर जो है क्या कहते हैं, रे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस रे को हम लोग कहते हैं एस्टर्स रे। क्या कहते हैं, एस्टर्स रे, एस्टर्स रे। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि एस्टर्स यानी तारा जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो तारा। इसको आपने कहा सेंट्रियोल्स, और इसको आपने कहा एस्टर्स रे, यानी इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मिलकर के एक तारा का निर्माण किया। सूरज क्या है, ये सूरज की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो सूरज एक तारा ही तो है, सूरज एक स्टार ही तो है, तो इसे आप स्टार कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो कभी कभी एनसीईआरटी में लिख देता है यानी किताब एस्टर, तो एस्टर यानी स्टार का फॉर्मेशन हुआ किससे किससे, यानी ये हमारा जो है सेंट्रियोल्स है। ये क्या है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है, केंद्राकिका, सेंट्रियोल्स प्लस एस्टर रे, एस्टर्स रे, दोनों मिलकर के एस्टर्स का निर्माण किया, तारों का निर्माण किया। तो ये एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा, मेटाफेज में क्या लिखने का है, दूसरा क्या लिखेंगे बोलिए, डीएनए कितना है, डीएनए 4C है, और क्रोमोजोम रिमेन सेम 4 है। ये मुख्य बातें याद रखना है इसमें। चलिए और क्या बात रखना है इसमें, और याद रखना है इसमें, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा जो धागेला के स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिड है, ये अस्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे इसमें क्रोमैटिड जो है, क्रोमैटिड अस्पष्ट दिख रहा है, अस्पष्ट दिख रहा है। चलिए ठीक है, अस्पष्ट
दिख रहा। और क्या बता सकते हैं इसमें, और क्या बताएंगे बोलिए। यानी गुणसूत्र जो है, प्रत्येक गुणसूत्र क्या है, स्पैंडल के बीचों बीच सिचुएटेड है, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग साथ ही, मेटाफेज हो गया, मेटाफेज के बाद यानी PMTA टेलोफेज में आ जाते हैं। तो टेलोफेज में क्या होगा कि स्पैंडल सिकुड़ेगा और सिकुड़ेगा और ये टूटेगा, टूट करके क्रोमेटिड जो होगा सिस्टर सेल का निर्माण करेगा। तो आइए टेलोफेज में आ जाते हैं। टेलोफेज, टेलोफेज, टेलोफेज का देखिए इमेज कैसा होता है। टेलोफेज इमेज देखिए, मेटाफेज, लो प्रोफेज, टेलोफेज है ही नहीं, एनाफेज है। चलो कोई नहीं, टेलोफेज मैं समझा दे रहा हूं, टेलोफेज समझा दे रहा हूं, है ना। मेटाफेज, प्रोफेज हो गया। 1 मिनट साथ ही मैं बता रहा हूं आपको, क्या प्रोफेज में केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा? नहीं दिखा। गोले की बॉडी दिखा? नहीं दिखा। ठीक है, सेंट्रियोल दिखा? नहीं दिखा। तो ठीक वही कहानी मेटाफेज में भी होगा। इसमें भी आपको जो है, मेटाफेज में भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, गोल्गी बॉडीज नहीं दिखेगा, ठीक है, और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, सेंट्रियोल्स नहीं दिखेंगे। सेम रिपीट होगा उसमें भी, आपका टेलोफेज में भी। इसमें भी पहला पॉइंट लिखेंगे आप, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए, क्या लिखिएगा कि इसमें स्पाइंडल जो होता है, देखिए यहां दिख रहा होगा आपका, ये एनाफेज का है, तो कुछ आप लिख लेते हैं इसको, ये हमारा सेंट्रियोल्स है। इसमें जो होता है ना, कुछ स्पाइंडल जो होता है छोटा होना शुरू हो जाता था। टेलोफेज के पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें तुरके जो होता है, तुरके छोटा होना शुरू हो जाता है। स्पाइंडल शॉर्टर, स्पाइंडल क्या होता है, शॉर्टर होने लगता है, छोटा होने लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, इसमें क्रोमेटिड जो होता है, क्रोमेटिड्स या सेंट्रोमियर, ये आपका जो है सेंट्रोमियर, ये इसी को कहते हैं हम लोग क्या, ये क्रोमोजोम पूरा, इसके बीचों बीच को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर क्रोमोजोम के जो बीच वाला जगह होता है, स्थान, उसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है। सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर टूटना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी टेलोफेज में सेंट्रोमियर क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। और फिर से वापस यहां पे DNA कितने होते हैं, DNA 4C होता है, DNA 4C होता है। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम कितने, 2n बराबर 4। चलिए, सेंट्रोमेयर के टूटने से क्या होगा, तो याद रखिएगा, सेंट्रोमेयर के टूटने से ये बनेगा सिस्टर क्रोमेट्स। क्या बनेगा, सिस्टर क्रोमेट्स, यानी दो अलग अलग हो जाएंगे, दो अलग अलग। ये माना कि एनाफेज का ठीक इसी तरह का इमेज टेलोफेज में भी होता, बस ये इस तरह से अलग अलग होना शुरू हुआ। ये टेलोफेज का इमेज है, इसको हटाओ, इसको वर्तमान समय के लिए हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। चलो, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं सिस्टर क्रोमैट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, सिस्टर क्रोमैट्स। अब साथी कह रहे हैं कि सिस्टर क्यों नाम पड़ा, तो सिस्टर, जिस समय साइंटिस्ट ने देखा इसको, तो वैज्ञानिक ने इसे सिस्टर ही कहा, तो उन्हें सिस्टर पसंद था। ठीक है, आपको ब्रदर पसंद है तो आप ब्रदर कहें, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर क्रोमैट्स अलग होने लगते हैं, सेपरेट, अलग होते हैं। सिस्टर क्रोमैट्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक रखिएगा माइंड में आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक बात, मुख्य बात है इसमें याद रखिए, क्या याद रखिएगा, इसमें जो होता है क्रोमैटिड्स जो होता है, कुछ अलग अलग जब हो जाएगा, तो ये पहले सटा था, अब अलग होगा तो 1 का 2 हो जाएगा। तो यानी क्रोमोजोम 4 था, तो यहां क्रोमोजोम कितने दिखने लगेंगे, 8 दिखने लगेंगे। ये मुख्य बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिएगा। सेपरेट होने से, सिस्टर क्रोमैट्स अलग होने से क्रोमैट्स की संख्या कितने हो जाएंगे, क्रोमैट की संख्या 8 हो जाएगा, और क्रोमोजोम की संख्या भी कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्रोमोजोम की संख्या भी 8 हो जाएगी। अब आएगा आपका एनाफेज, क्या आएगा, एनाफेज। एनाफेज में बिल्कुल क्या हो जाएगा, बोलिए, पेरेंट्स की तरह एनाफेज। आइए,
ये है एनाफेज, ठीक है। एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में आप दिख रहे होंगे कि देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 यानी 8 क्रोमोसोम हो गए। क्या हो गए, 8 क्रोमोसोम। तो पहला आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम कितने, 8 नजर आ रहा, क्या आ रहा, 8 नजर आ रहा, ठीक है। चलिए 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि दो जो है एक में, यानी जो है दो दो का क्रोमोसोम हमारा बन करके, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितना आ रहा है, बोलिए 4 आ रहा। और डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए की कॉपी हमारा बन रहा 2, क्या बन रहा, डीएनए हमारा बन रहा 2C, डीएनए बन रहा 2C और क्रोमोसोम हमारा 4 है। तो ये आपका एग्जैक्ट दिख रहा है किसके तरह, बोलिए जीवन की तरह। तो आप कह सकते हैं कि जो एनाफेज बना है बिल्कुल पेरेंट्स की तरह बना है। क्या बना है, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह बना है, पेरेंट्स की तरह बना है, पेरेंट्स की तरह। पेरेंट्स में कितने था, जीवन में, जीवन में डीएनए कितना था, जीवन में डीएनए 4 थे, सॉरी 2 थे, 2C, और क्रोमोसोम कितने थे, 2n बराबर 4 था। तो बिल्कुल आपका जो है इसमें जीवन की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये आपका जो है बिल्कुल सनलाइट एस्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि प्रोफेज का जस्ट अपोजिट हुआ कौन, प्रोफेज का जस्ट अपोजिट हो गया एनाफेज। तो एक पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, प्रोफेज जस्ट अपोजिट, सॉरी एनाफेज, एनाफेज जो है जस्ट अपोजिट है किसके, जस्ट अपोजिट प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि प्रोफेज, मेटाफेज और टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रियोल्स नहीं दिखे थे, यहां फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा, गोल्गी बॉडीज दिखेगा, ईआर दिखेगा, ठीक है, सेंट्रियोल्स, केंद्रिका फिर से बन जाएंगे, दिखेगा, बनेगा, ठीक है। तो यहां प्रोफेज में टूट गए थे, खत्म, विलुप्त हो गया था, और एनाफेज में सारे के सारे अपेयर्स होंगे। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, बताइए सेल साइकिल का वह कौन सा फेज था जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख नहीं रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख नहीं रहे थे। तो आपका तीनों फेज होगा, प्रोफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। लेकिन कौन सा सेल साइकिल का फेज था जहां पे दिखा था, यानी एम फेज का कौन सा फेज था जिसमें दिखा था, तो एनाफेज में दिखा था। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और यहां आपसे पूछा जाएगा कि एनाफेज किसके तरह हो गए थे, तो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, 2 डॉटर सेल बने और दोनों में 2 2 डीएनए और क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गए थे, यानी बिल्कुल जीवन की तरह। जीवन में D1 कितने थे, 2 थे, और क्रोमोसोम कितने था, 4 था। तो साथ ही यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा, है ना, रखिएगा इसको माइंड में, ठीक है। अब इसके प्रकट हो जाने से न्यूक्लियस का विभाजन हो गया, सारा चीज। इसके बाद आता है कोशिका द्रव का विभाजन। क्या आता है, कोशिका द्रव का विभाजन। तो हम लोग साथी लिखते हैं टर्म अब क्या, साइटोकाइनेसिस। क्या लिखेंगे, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव का विभाजन, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव का विभाजन, द्रव का विभाजन, ठीक है। चलिए तो कोशिका द्रव का विभाजन जो है 2 में होगा, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल, प्लांट सेल। एक याद रखिएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वाल तो होगा नहीं, और इसका पहला लेयर जो होगा सेल वाल होगा, और एनिमल का पहला लेयर जो होगा सेल मेम्ब्रेन होगा। और सेल में वाल और सेल मेम्ब्रेन में अंतर यह है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, लचीला। और ये क्या होता है, सेल वाल होने के कारण ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये हार्ड होता है, टफ होता है, क्या होता है, कठोर होता है, ये सेल्यूलोज के पाए जाने के कारण। तो इसमें जो होगा, इसका प्लांट सेल जो होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म टूटेगा तो एक प्लेट नुमा बन करके टूटेगा बीच से, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि प्लांट में साइटोप्लाज्म का जो विभाजन होगा
वो किस नुमा होगा, तो एक प्लेट नुमा होगा, और ये प्लेट नुमा जो होगा सेंटर से अलग होगा, क्या होगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल होगा, क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये केंद्र से दूर जाएगा, केंद्र से दूर जाएगा, ठीक है। और यहां पे आ जाइए, इसका जो कोशिका विभाजन होगा लचीला है तो ये दबेगा, गड्ढा होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये केंद्रक है, ये हमारे पास मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म है, ये ब्रेक होगा, क्योंकि लचीला ही दबता है तो ये टूटा हमारा, तो ये कहेंगे ये गड्ढा होगा, पहले क्या होगा, गड्ढा होगा, ठीक है ना। और गड्ढा ही होता तो यहीं पे लिखता है माइक्रोट्यूब्यूल, क्या लिखता है, माइक्रोट्यूब्यूल, जो बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन के। ये बात लिखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि एनिमल सेल में जो जो साइटोप्लाज्म विभाजन हुआ, वो जो गड्ढा बना, वो गड्ढा माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं, तो लिखिएगा एक्टिन प्रोटीन के, किसके, एक्टिन प्रोटीन के। और आपसे पूछा जाएगा कि जो प्लांट्स कोशिका द्रव्य जो विभाजन हुआ उसमें जो पाया जाएगा, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा माइक्रोफिलामेंट। क्या पाया जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। क्या पाया जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये बने होते किसके, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। माइक्रोट्यूब्यूल है ये आपका, माइक्रोफिलामेंट यहां है, सॉरी, ये है आपका माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, फिलामेंट जो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल इसमें जो बने होते हैं किसके, बोलिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ये थोड़ा सा रखना था माइंड में। ये कोशिका द्रव्य का विभाजन है, किसमें, एनिमल में और प्लांट्स में। आइए इसका इमेज देख लेते हैं हम लोग, कैसा होता है कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। चलिए, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, यहां पे आइए, एनिमल साइटोकाइनेसिस और प्लांट्स सेल साइटोकाइनेसिस, दोनों को एक साथ कर देते हैं। प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस लीजिए, चलिए ये आपके आगे देखिए, ये गड्ढा हुआ, गड्ढा हुआ, इसी को कहा जाता है क्या, गड्ढा हुआ, पहले गड्ढा, क्लीवेज फ्यूरो, ठीक। और ये जो हमारा बना ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट है, क्या है ये, इसी को कहा जाएगा माइक्रोफिलामेंट। क्या कहा था, माइक्रो तंतु जो बने होते हैं एक्टिन रिंग या एक्टिन प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। चलिए, और यहां देख लीजिए, ये आपका है कोशिका, ये आपका प्लेट बन रहा है, क्या बन रहा है, सेल प्लेट बन रहा है। तो सेल प्लेट बनना क्या हो रहा है, सेंटर से दूर जाएगा, तो इसको लिखता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या लिखता है, सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंटर से दूर जाएगा, केंद्र से दूर, एक पॉइंट लिखिएगा, केंद्र से दूर जाता है, ठीक है। और सेल वाल होने के कारण इसमें गड्ढा नहीं होता, क्योंकि सेल वाल हार्ड होता है, क्योंकि वो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। और ये एनिमल का पहला लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि उसमें सेल वाल होता नहीं, कोशिका भित्ति होता नहीं है, जिसके कारण उसमें गड्ढा होता है। और गड्ढा होने के कारण ये जो बनता है इसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। और माइक्रोफिलामेंट जो बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। बात, इतना बात याद रखना है माइंड में, क्या रखना है, माइंड में ये बातें याद रखना है, ठीक है। बस ये बात याद रखना है आपको कि ये जो जाता है, ये जब ब्रेक होगा तो ये सेंटर से दूर जाएगा, तो इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल। क्या कहा जाता है, सॉरी, सेंट्रल की तरफ जाएगा। ये क्या कह रहा है, ब्रेक होकर के किधर जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा, तो इसको यानी ये केंद्र की तरफ जाएगा, बाहर से केंद्र की ओर, तो सेंट्रीपिटल है। और ये क्या करेगा, केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल है। तो एनिमल सेल में हम लोगों ने साइटोकाइनेसिस पढ़ लिया, प्लांट सेल में भी साइटोकाइनेसिस पढ़ लिया। आती है माइटोसिस का टर्म, तो यानी आप याद रखिए जितने भी बहुकोशिकीय है, अगला क्लास जो होगा हमारा वो मियोसिस पे होगा। ये सारे के सारे टर्म जो थे माइटोसिस के थे। माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू समझ लीजिए कि माइटोसिस कहते किसको है। तो माइटोसिस जो है एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। क्या है, कार्बन कॉपी है। इसमें आपको जो है क्या विभिन्नता देखने को मिलेगी, विभिन्नता नहीं, वेरिएशन, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, ठीक है, नो वेरिएशन।
माइटोसिस के कारण ही बहुकोशिकीय का जो कोशिका ग्रोथ होता है, बहुकोशिकीय का कोशिका ग्रोथ माइटोसिस के कारण होता है। तो आप लिख सकते हैं बहुकोशिकीय का विकास माइटोसिस के कारण ही होता है, का विकास माइटोसिस के कारण। कभी कभी जब दुर्घटनाएं हो जाती है तो माइटोसिस के कारण ही सेल रिपेयर भी होता है। तो आप लिखेंगे सेल का कोशिका का रिपेयर, कोशिका का रिपेयर माइटोसिस के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें जो है दो डॉटर सेल बनते हैं, इसमें इससे जो है दो डॉटर सेल बनते हैं, दो डॉटर कोशिका, संतति कोशिका, डॉटर को लिखता है कभी कभी हिंदी में संतति कोशिका, सेल का मतलब जानते ही है कोशिका, संतान, दो को संतान बनेंगे, डॉटर संतान। ठीक है, 2 से 4 नहीं बनेंगे, लेकिन मियोसिस में हमेशा 4 बनेगा, माइटोसिस में 2, मियोसिस में 4। कैसे होगा हम लोग बात जब वहां करेंगे तो करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आप रखना है माइंड में। क्या रखना है, माइंड में रखना है, और क्या रखेंगे। ठीक है, माइटोसिस से ही न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म का रेशियो जो होता है वो क्या रहता है, रिस्टोर किए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, माइटोसिस के द्वारा ही न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर किए जाते हैं। क्या किया जाता, रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि माइटोसिस क्या है, कार्बन कॉपी है। मियोसिस में क्या होता था कि क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते थे और वो प्रजनन जब होता था रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में फिर वो क्या कर लिए जाते, रिस्टोर कर लिए जाते थे, यानी 43 से 46 हो जाता था जब प्रजनन होता था, रिप्रोडक्शन होता था। तो यहाँ पे क्या था, माइटोसिस। और माइटोसिस से का एक्चुअली में जो मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, आप लिख सकते हैं, यानी माइटोसिस का अर्थ जो होता है, अर्थ केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन। ये बात कौन बताया, ये बात बताया कौन, साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्लेमिंग। क्या नाम है, वेल्थर फ्लेमिंग। जो आपको साइंटिस्ट का नाम याद है, फ्लेमिंग याद रहना चाहिए, वेल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि आखिर ये कब दिया है, तो 1882 लिखिए, 1882 डेट माइंड में रखना जरूरी है। बस माइटोसिस कुछ नहीं है, माइटोसिस एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, यानी बहुकोशिकीय में जो कोशिका का जो विकास होता है माइटोसिस के कारण ही होता है। माइटोसिस का एक्चुअली में मीनिंग जो होता है केंद्र का विभाजन होता है, न्यूक्लियस का विभाजन होता है, और इसी के द्वारा जो होता है सेल रिपेयर भी होता है। ठीक है, और इसमें 2 डॉटर कोशिका बनते हैं, ये बात मुख्यतः याद रखना, 2 डॉटर कोशिका इसे बनते हैं, कोशिका रिपेयरिंग होता है, कोशिका का विकास इसी से होता है, और इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है, और ये एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। ठीक है, और इसमें जो है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म को रेशियो रिस्टोर किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सेल विभाजन आपको क्लियर हुआ होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बस याद रख लेना है किसको, जीवन, बोलिए, जीवन में क्या होता था, मैक्सिमम ग्रोथ होता था, वहां हर चीज डुप्लीकेट होने के लिए तैयार होते थे, डीएनए, हिस्टोन, है ना, क्रोमैटिन और एटीपीएस, ये सारे के सारे तैयार होते थे। इस फेज में सब चीज डबल हो जाता था, इस फेज में सब चीज डबल होता था, किसको छोड़ के, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया कहां डबल होते थे, G2 फेज में। तो मुझे लगता है, और ये तीनों का G1, S और G2, ये तीनों को मिला करके इंटरफेज कहा गया है। तो साथ ही यहां तक की क्लास का लीजिए एंजॉय। नेक्स्ट क्लास जब आते हैं तो हम लोग मियोसिस को क्लियर करेंगे। तो बने रहें ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से और क्लासेस का एंजॉय कीजिए। बिल्कुल आपका बायोलॉजी का फाउंडेशन क्लियर हो रहा होगा, जो सदियों से उलझा हुआ था वो अब जाकर के क्लियर हुआ है। तो उम्मीद कि चलो कोई नहीं, अतीत को मत कोसिए और वर्तमान को, भविष्य को मत सोचिए। अतीत को कोसना नहीं है और भविष्य को सोचना नहीं है, वर्तमान में जो है उसको देखिए और यहीं से मेहनत कीजिए। जब जागे तब सवेरा, यहीं से आपका कल्याण जरूर होगा, निश्चित ही होगा। तो ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच।